today we are going to discuss one of the most important distribution of statistics, which is known as normal distribution. If you are going through the probability distributions topic, normal distribution, uniform distribution, binomial distribution along with exponential distribution are the most important distribution with the purpose of academic and entrance examinations. So let's talk about normal distribution. Usually normal distribution is basically the distribution that we ultimately want, that from way doesn't matter from where we start, but the distribution we ultimately want is called normal distribution. यानी वो distribution जो finally हमें मिलता है basically वही normal distribution होता है. आप asymptotically कह सकते हैं कि कोई भी pattern ले asymptotically उसका जो भी pattern होगा that will be considered as a normal distribution. Think about a pattern, doesn't matter. आप सभी लोग कोई ना कोई एक सर्टेन डेटा सेट के बारे में सोचिए और कोई सोचिए कि 1 से लेके 100 तक के बीच के रियल नंबर्स के बारे में सोचना है. तो एक रियल नंबर सोचिए 1 से 100 के बीच में, सभी लोग सोच सकते हैं. अगर हम आपको 10, 20 या 25 रियल नंबर सोचने के लिए कहें 1 से 100 के बीच में, तो हम सभी अलग अलग जरूर सोच सकते हैं. लेकिन अगर हम रैंडमली सोच रहे हैं और अगर हमने आपसे लगातार संख्याएं बढ़ाते जाए, हमने से कहा कि 1 से लेके 100 के बीच में 1000 संख्याओं के बारे में सोचिए या 1000 रियल नंबर्स के बारे में सोचिए, हम सभी सोच सकते हैं. लेकिन अल्टीमेटली कई ऐसे पॉइंट होंगे हम लोग के जो कोइंसाइड करने लगेंगे. So that is what basically a distribution of large numbers हम कहते हैं इसे सामान्यतः. कई जगह ऐसे मिलेगा कि बहुत बड़ी संख्याओं में ज़्यादातर पैटर्न, ज़्यादातर डेटा सेट नॉर्मल फॉलो करने लगते हैं. जैसे जैसे सैम्पल साइज या जैसे जैसे सैम्पल स्पेस का जैसे जैसे सैम्पल पॉइंट्स बढ़ाते जाते हैं, अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन आपका नॉर्मल की तरफ टेंड करता हुआ दिखेगा. आइए इसके फॉर्म के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लीजिए. कहते हैं कि a continuous random variable capital X is said to have normal distribution with parameter mu and sigma square if its PDF is given by in such a form. इन distributions को आपने कई बार अपने नोटबुक्स में, कई बार बुक्स में देखा होगा. ठीक, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ये जो पैरामीटर म्यू और सिग्मा स्क्वायर है, इसका फॉर्म होना चाहिए 1/σ√2 पाई एक्सपोनेंशियल -1/2 x माइनस म्यू होल स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर. यहाँ पे बेसिकली जो म्यू है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, यानी कि बेसिकली म्यू इसका मीन है और वेरिएंस ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर. हालांकि अगर आपको समझ में आता हो तो हम भाई एक्स के मीन और वेरिएंस का जो जनरल नोटेशन जो जनरली हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो म्यू और सिग्मा स्क्वायर ही है. तो आप ये भी कह सकते हैं अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज सेड टू हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इफ इट्स पीडीएफ इज गिवन बाय दिस. तो अगर आपको कोई पीडीएफ ऐसा दिखा और आप कह रहे हैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, तुरंत देखिएगा यहाँ पे कौन सा पॉइंट है. जो पॉइंट यहाँ पे होगा वो मीन होगा, माफ कीजिएगा, जो यहाँ पे पॉइंट होगा वो मीन होगा और जो यहाँ पे पॉइंट होगा वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रिगार्डिंग दैट यू कैन फाइंड वेरिएंस एज वेल. ठीक, तो आप यहाँ पे कहते हो कि इसे डिनोट करते हो एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर से. तो अगर आपसे कहा जाए कि x एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर या x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विद पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, दोनों बात सेम ही होगी और हम इसे निकाल सकते हैं. हालांकि हम अभी क्रॉस चेक करके देखेंगे भी क्या सच में मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर आ रहा है कि नहीं. बट फर्स्ट ट्राई टू चेक कि इसका पीडीएफ क्या होगा, क्या ये सच में एक पीडीएफ है भी या नहीं. हमने बहुत सारे फंक्शनल फॉर्म को पीडीएफ में चेक किया है, पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो इसको चेक करने से आपको इसको कैलकुलेशंस के बारे में आइडिया होगा जो इसके एमजीएफ या एक्सपेक्टेशन निकालने में भी आपकी मदद करेगा. आइए जरा सोचते हैं कि ये पीडीएफ है या नहीं. तो किसी भी फंक्शन के पीडीएफ होने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है. हमें दिखाना होता है कि वो फंक्शन नॉन नेगेटिव हो और दूसरा दिखाना होता है कि वो फंक्शन का ओवरऑल इंटीग्रेशन यूनिटी हो. ठीक है, काफ़ी हद तक क्लियर हो गया. फंक्शन तो नॉन नेगेटिव आपको दिख ही रहा है यार कि एफ एक्स जो है वो बेसिकली 1/σ√2 पाई है, जहाँ पे सिग्मा पॉजिटिव रियल हमारे, यानी ये टर्म तो पॉजिटिव यानी नॉन नेगेटिव होगा. साथ में एक्सपोनेंशियल का टर्म अब यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमेशा नॉन नेगेटिव तो होता ही है, यानी ये टर्म तो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा ही होगा. आइए इंटीग्रेशन की बात करते हैं. अगर आप x एफ एक्स डी एक्स के बारे में सोचिए तो आप लिखोगे -∞ to ∞ 1/σ√2 पाई e टू द पावर -½ x माइनस म्यू होल स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर dx. एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको कन्वीनियंट करते हैं क्योंकि x के फॉर्म में है, तो हम मान लेते हैं कि लेट x माइनस म्यू बाई सिग्मा की वैल्यू z के बराबर है
और अगर ऐसा लिखते हैं तो x इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा जेड होगा, और अगर ऐसा होगा तो dx की वैल्यू सिग्मा डी जेड। क्लियरली अगर x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो z भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्यों? और अगर x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो z भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो आपकी ये चीजें क्लियर हो गई। अगर ऐसा होगा तो बस आप थोड़े बहुत कॉमन चेंजेस कीजिए। तो यानी अगर आप इसको लिख रहे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपके पास ये है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो e टू दी पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे सिग्मा डी जेड, रेंज तो सेम ही रहेगा। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट होगा और आपके पास टर्म आएगा 1/√2 बाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 डी जेड। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो जरा गामा फंक्शन के बारे में बात करते हैं। गामा फंक्शन से पहले भी बात कर चुके हैं, गामा फंक्शन कैसे लिखते हैं। गामा फंक्शन के कुछ यूजफुल इंटीग्रल फॉर्म कुछ ये होते हैं कि अगर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो, साथ में टी टू दी पावर एन ई टू दी पावर माइनस ए टी स्क्वायर हो, डी टी की वैल्यू अगर आपके पास दी हुई हो तो इसका फॉर्म होता है गामा एन प्लस 1/2 अपॉन ए टू दी पावर एन प्लस 1/2 0 इफ f of t यानी if n is odd, sorry if n is even, if n is odd। अगर यहाँ पे n की वैल्यू इवन है तो आपके पास वैल्यू आती है गामा n प्लस 1/2 अपॉन ए टू दी पावर n प्लस 1/2, और अगर n ऑड है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाता है। चलिए जब देखते हैं यहाँ पे t का तो टर्म है ही, तो यहाँ z का टर्म बना लेते हैं, इसे लिख सकते हैं z टू दी पावर 0, और यहाँ यानी कि इनकी वैल्यू इवन है, और अगर इवन है तो आप इसे लिख सकते हैं 1/√2 पाई गामा 0 प्लस 1/2 अपॉन ए टू दी पावर 0 प्लस 1/2, यानी गामा 1/2 और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √पाई, और इधर होगा ए की जगह, गौर से ए की जगह कंपेयर करें तो ए की जगह होगा 1/2, यानी 1/2 के पावर 1/2 यानी कि 1/√2, √पाई से √पाई कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, यानी ये वैल्यू आएगी 1। ठीक है, अब ये काम इसलिए किया गया क्योंकि अगर आप एमजीएफ निकाले तो उसमें भी आपकी मदद करेगा, और इसके एमजीएफ के बारे में हम लोगों ने पीछे बात की है। सीजीएफ निकाले तो यहाँ पे भी ये मदद करेगा। तो आप एमजीएफ और सीजीएफ अपनी तरफ से निकालिएगा और कोशिश कीजिएगा निकाल के देखने की। आइए, अगर इसके पीडीएफ को चेक कर लिया है तो इसके एमजीएफ के बारे में हम लोगों ने पीछे की कुछ क्लास में बात की थी, जब एमजीएफ पढ़ रहे थे तो एमजीएफ और सीजीएफ इसका निकाले थे। तो अब हम, अगर आपको जरूरत पड़े या आपको समझ में ना आए तो आप एमजीएफ वहां से देख सकते हैं। इसका एमजीएफ होता है इफ x follows normal mu sigma square, then mgf of x या mxt इसका होता है e टू दी पावर म्यू t प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर t स्क्वायर, और cgf of x इसका होता है kxt, इसका log यानी कि log of mxt यानी सिंपली म्यू t प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं म्यू टी प्लस हाफ या प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। और आपको पता है कि जो आरएफ क्यूमुलेंट होता है वो बेसिकली के आर से डिनोट होता है, एंड दैट कुड बी नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर आर बाई फैक्टोरियल आर इन एक्सपेंशन ऑफ kxt। Hopefully you know, hopefully you are aware about it। तो जब आप कंपेयर करोगे तो यानी k1 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो k1 की वैल्यू सिर्फ t का कोफिशिएंट एंड दैट शुड बी म्यू, k2 t स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 का कोफिशिएंट यानी कि सिग्मा स्क्वायर, k3 बेसिकली k3 इसका अगर देखेंगे तो t क्यूब या t क्यूब के बाद के कोई भी टर्म यानी k3 भी 0 होगा और k4 भी 0 होगा, k5 भी 0, यानी इस तरह के आगे के जितने टर्म होंगे सारे के सारे इसमें 0 ही आएंगे। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं और जरा सोचने की कोशिश करते हैं। जो k1 होता है बेसिकली वही तो मीन होता है, और k2 जो होता है वो वेरिएंस होता है, और यही तो बात कही हुई थी कि मीन इसका म्यू और वेरिएंस इसका सिग्मा स्क्वायर आएगा। तो इसके सेंट्रल मोमेंट के बारे में सोचते हैं।
तो इसका सेंट्रल मोमेंट, पहला सेंट्रल मोमेंट μ1 0, μ2 की वैल्यू k2 के बराबर होती है, दैट इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर, μ3 की वैल्यू k3 के बराबर होती है विच इज नथिंग बट k3 की वैल्यू चूंकि 0 यानी कि थर्ड सेंट्रल मोमेंट 0, μ4 की वैल्यू इसकी होती है k4 जो बेसिकली k4 प्लस 3k2 स्क्वायर यानी 0 प्लस 3 और k2 की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि μ4 की वैल्यू होगी 3 सिग्मा टू द पावर 4। ठीक, अगर आपको ये सब मिल जाए तो आप यहाँ पे बीटा 1 निकाल सकते हैं। बीटा 1 क्या होता है आपके लिए? बीटा 1 की वैल्यू होती है μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब और चूंकि μ3 की वैल्यू 0 यानी बीटा 1 0 और बीटा 2 होता है μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, μ4 की वैल्यू 3 सिग्मा के पावर 4 और μ2 की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर दैट शुड बी स्क्वायर यानी बीटा 2 की वैल्यू 3। गामा 1 होता है आपका रूट बीटा 1 विच इज 0 और गामा 2 होता है आपका बीटा 2 माइनस 3 यानी कि 3 माइनस 3 विच इज 0 और सिंस गामा 2 is 0 that means x follows not, that means n mu sigma square is symmetric। क्योंकि भैया अगर बीटा 2 और गामा 2 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सिमेट्रिक होगा तो मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होंगे। मीन निकाल चुके हैं, आप चाहो तो मीडियन निकाल लो, मोड निकालो, चेक कर लो, हम अभी चेक करेंगे भी, पर इसका मीन मीडियन मोड हमेशा बराबर रहेगा। हालांकि ये तो इसके कोफिशिएंट्स है, आप चाहो तो इसकी मदद से 4 रॉ मोमेंट्स भी निकाल सकते हो और इसके 4 सेंट्रल और रॉ मोमेंट्स हमेशा याद होने ही चाहिए। रॉ मोमेंट्स इसके क्या होंगे? μ1 प्राइम इज 0, सॉरी μ1 प्राइम की वैल्यू तो म्यू निकाले ही है, μ2 प्राइम की वैल्यू होगी इसकी, आपको याद होगा तो μr प्राइम का नोटेशन यानी μr प्राइम का फॉर्मूला सिखाए थे आपको। μr प्राइम का फॉर्मूला क्या था अगर आपको याद हो तो? μr प्राइम था आपके लिए μr प्लस rc1 μr माइनस 1 μ1 प्राइम प्लस rc2 μr माइनस 2 इंटू μ1 प्राइम स्क्वायर और इसी तरीके से आखिरी टर्म rcr μ0 μ1 प्राइम टू दी पावर r, यानी सेंटर मोमेंट का एक एक कम होता जाता है और रॉ मोमेंट का एक एक पावर बढ़ता जाता है फर्स्ट रॉ मोमेंट का। तो भाई μ3 प्राइम जो होगा या μ2 प्राइम जो होगा तो r की जगह 2 और r की जगह 2 यानी कि μ2 प्लस rc1 r की जगह यानी μ1 प्राइम प्लस r की जगह चूंकि 2 रखना है तो 2c2 μ0 और μ1 प्राइम से स्क्वायर। तो भाई μ2 यानी कि सिग्मा स्क्वायर, 2c1 और μ1 है यानी कि 0, 2c2 की वैल्यू 1 और μ0 इंटू μ1 प्राइम यानी कि म्यू का स्क्वायर यानी कि बेसिकली सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक, तो इसी तरीके से μ3 प्राइम और μ4 प्राइम के बारे में भी सोचिए। μ3 प्राइम इसका जो होगा वो हो जाएगा μ3 प्लस 3c1 μ2 आएगा इधर, μ1 प्राइम प्लस 3c2 μ1 प्राइम्स क्यूब प्लस 3c3 μ1 प्राइम्स के पावर μ1 प्राइम्स स्क्वायर एंड क्यूब। ये टर्म 0 ये टर्म 0 तो केवल 2 टर्म्स आएंगे। पहला टर्म 3c1 यानी कि μ3 प्राइम की वैल्यू होगी 3, μ2 की जगह सिग्मा स्क्वायर, μ1 प्राइम की जगह म्यू यानी कि 3 म्यू सिग्मा स्क्वायर प्लस 3c3 यानी कि 3 म्यू क्यूब। μ4 प्राइम देखेंगे तो μ3 की जगह μ4 तो अगेन जहां जहां μ3 और μ1 है वो तो 0 यानी ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो अब आपके पास 3 टर्म बचेंगे। μ4 की वैल्यू सिंपली 3 सिग्मा के पावर 4, 4c2 की वैल्यू यानी 6, μ2 की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर ये यानी कि 6 म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर और ये होगा आपका 4c4 यानी कि वैल्यू 1 यानी μ2 की पावर 4। अब पहले 4 रॉ मोमेंट याद रखिएगा, ये आपके काम आएगा।
यानी सारे डिस्ट्रीब्यूशन आपने निकाले। यानी अगर एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो आप ये कमेंट कर सकते हो उसका मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा। आप उसके फर्स्ट मूवमेंट के फर्स्ट रॉ मूवमेंट, सेकंड रॉ मूवमेंट, थर्ड रॉ मूवमेंट और फोर्थ रॉ मूवमेंट के बारे में कमेंट कर सकते हैं। आप उसके पहले 4 सेंटर मूवमेंट के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि पहला और तीसरा सेंटर मूवमेंट 0 होगा, जबकि दूसरा और चौथा सेंटर मूवमेंट हमेशा आपका दूसरा सिग्मा स्क्वायर और चौथा 3 सिग्मा के पावर 4 होगा। आइए जरा इसके सेंट्रल मूवमेंट के बारे में और ध्यान से बात सोचिए। अगर हम इसके सेंट्रल मूवमेंट को गौर से देखें तो बेसिकली सिर्फ 4 नहीं, हम 4 से ज्यादा के बारे में भी सोच सकते हैं। तो अगर म्यू आर के बारे में सोचे तो म्यू आर क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू वन प्राइम टू दी पावर आर, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू टू दी पावर आर। और अगर x फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो जरा गौर से सोचिएगा और इसके बारे में कमेंट करने के बारे में सोचिएगा कि अगर हम ये देखें तो ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू टू दी पावर आर, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है 1/सिग्मा√2 पाई ई टू दी पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर होल टू दी पावर स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर dx। यस सर, दैट कुड बी। चलिए दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं। तो अगर हम x माइनस म्यू बाई सिग्मा को अगर z मान लें, x माइनस म्यू बाई सिग्मा को अगर z माने तो ये वैल्यू कितनी आएगी? जरा सोच के बताइएगा। यानी अगर x माइनस म्यू बाई सिग्मा को z माने तो अगेन dx की वैल्यू सिग्मा z, x इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा z, और इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना? या फिर सिंपली x माइनस म्यू की वैल्यू सिग्मा z होगी, रेंज सेम आएगा। यानी जब आप इसमें रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सिग्मा z के पावर आर 1/सिग्मा√2 पाई ई टू दी पावर माइनस z स्क्वायर बाई dz, सिग्मा dz, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, सिग्मा के पावर आर बाहर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी z टू दी पावर आर ई टू दी पावर माइनस z स्क्वायर बाई 2 dz होगा। और अगेन गामा फंक्शन आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, और गामा फंक्शन बताएगा कि यार ये वैल्यू ऑफ आर बताएगा कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। यानी इफ आर इज ऑड, मान लेते हैं कि आर की वैल्यू 2r+1 या आर की वैल्यू 2r'+1 रख लेते हैं, या 2m+1 रख लेते हैं, जहां m बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर हो, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? म्यू आर यानी कि म्यू 2m+1 की वैल्यू 0। क्लियर? अब अगर यहां पे r इवन हो, दैट इज r इज इक्वल टू 2m हो, तो म्यू आर की वैल्यू क्या होगी? म्यू 2m, सॉरी म्यू आर की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे r की जगह अगर इवन हो, तो अभी थोड़ी देर पहले देखे थे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के लिए क्या आ रहा था? गामा m प्लस, यानी r की जगह अगर 2m रख दे तो गामा 2m+1/2 अपॉन गामा 1/2, क्योंकि एक की जगह 1/2 है, 2m+1/2, सिंपली दैट कुड बी देयर। यानी म्यू आर की वैल्यू कुछ ऐसी होगी, और r की जगह भी 2m रख दीजिएगा, क्योंकि हम सेंट्रल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, सॉरी इवन मोमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो दैट कैन बी क्लासिफाइड। और अगर ऐसा है तो थोड़ी सी चीजें और देखने के बारे में सोचते हैं, और थोड़ा सा और गंभीरता से सोचे। तो अगर म्यू आर इक्वल टू म्यू 2m ये है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, और ये इजीली क्लासीफाई हो सकता है कि इसकी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो आएगी 1 3 5 2m-1 सिग्मा टू दी पावर 2m। ठीक है? अब अगर आप m की जगह अगर r रखेंगे तो वहाँ r लिख लीजिएगा, दैट कंप्लीट डिपेंड्स ऑन u। तो जब आप m की जगह 1 रखते हैं यानी μ2 रखते हैं, तो जितना m है ध्यान दीजिएगा 2m है, तो 1 से लेकर 2m-1 तक गया है। तो अगर यहाँ पे 1 है तो सिर्फ एक ही टर्म होगा, 1 इंटू सिग्मा 2m की वैल्यू 2 इंटू 1। और अगर μ4 है, क्योंकि भाई सेंट्रल मूवमेंट्स केवल देख सकते हैं, तो 1 इंटू 3 इंटू सिंपली सिग्मा 2 इंटू 2 यानी कि 3 सिग्मा के पावर 4, और इधर सिग्मा स्क्वायर। सेकंड सेंट्रल मूवमेंट सिग्मा स्क्वायर,
4 सेंटर मोमेंट 3 सिग्मा के पावर 4। आप चाहो तो क्रॉस चेक करके इसके वैल्यू के बारे में जरूर सोच सकते हो, और नहीं भी सोचना है तो इसको बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। अगर μ2m आपका सिग्मा 2 के पावर m गामा 2m प्लस 1 बाई 2 है, बाई 1/2 के पावर 2m प्लस 1 बाई 2 है, तो म्यू अगर m की जगह एक कम कर दे या m की जगह एक बढ़ा दे तो यहाँ पे भी एक बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल बात है कि अगर यहाँ पे 2m है तो यहाँ पे भी एक बढ़ेगा, और यहाँ पे भी क्या होगा 2 इंटू, ठीक है, बाई 1/2 के पावर 2m प्लस 1/2 आया ना। और अगर ऐसा है तो म्यू 2m प्लस 2 अपॉन म्यू 2m की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब रखेंगे तो सिग्मा से सिग्मा कटेगा, यानी यहाँ आएगा सिर्फ सिग्मा स्क्वायर, और दिस अपॉन दिस यानी गामा 2m प्लस 3/2 अपॉन गामा 2m प्लस 1/2। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये जो बेसिकली है वो 2m प्लस 3/2 होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1/2, अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी 1/1/2 2m प्लस 3/2 माइनस 2m प्लस 1/2। ठीक, यानी इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा, चूंकि ये बड़ा है इसलिए इसको ओपन करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर एक कम करके ओपन करेंगे, यानी कि 2m प्लस 1/2 गामा 2m प्लस 1/2 अपॉन गामा 2m प्लस 1/2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली 2m से 2m कैंसिल आउट होगा, 3 से 1 कटेगा यानी 2/2, यानी सिंपली ये 1/1/2 का टर्म ही बचेगा। सिंपल है, आसानी से कमेंट किया जा सकता है। ये वैल्यू आएगी आपकी 2m प्लस 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म कैंसिल होगा, यानी कि अगर आप इसको ढंग से देखें तो इस पूरे की वैल्यू होगी सिग्मा स्क्वायर 2m प्लस 1, यानी कि बेसिकली म्यू 2m प्लस 2 की वैल्यू होगी 2m प्लस 1 सिग्मा स्क्वायर, 2 प्लस 1 सिग्मा स्क्वायर म्यू 2 m, जहाँ पे m आपका बेसिकली m आपका 0 से 1 2 से कुछ भी हो सकता है। बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, निगेटिव इंटीजर्स की बात नहीं की जाती है इसमें, तो आप इसको निकाल सकते हैं। ये बहुत आसान होगा आपके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इस विषय पे कमेंट करना। चलिए, जरा सोचते हैं ये